फ्रेंड्स, तो मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड टीएजी बॉडी में जो भी एनर्जी रिजर्वोयर है ना, वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो लिपिड भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में है लिवर और मसल के अंदर। और टीएजी ट्राई एसाइल ग्लिसराइड जो है, टीएजी ट्राई एसाइल ग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये एक न्यूट्रल फैट है और फैट की एक रिजर्व फॉर्म है बॉडी के अंदर, जो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर रहती है, एडिपोज टिश्यू में। इसके अलावा कुछ अदर जो साइट है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट हो सकती है। तो जब भी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बाहर से फूड को इंटेक नहीं किया जा रहा है, तो बॉडी के अंदर ही जो रिजर्वोयर है उसको यूटिलाइज किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो लिवर और मसल है उसके अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। अगर वो पूरा का पूरा डिप्लीट हो जाए, उसका डिप्लीटेशन हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो रिजर्व फैट है उसको बॉडी यूटिलाइज करती है, ताकि ब्लड के अंदर जो शुगर है उसके लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है, जो भी उसका नॉर्मल लेवल है। इसके लिए आप लोग देखा होगा कि जब भी फूड को इनटेक किया जाता है, तो जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इनिशियली उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन हार्मोन है बीटा सेल के थ्रू जो रिलीज हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करता है। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको लिवर और जो मसल है उसके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कराता है। इसके अलावा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक में भी इंसुलिन हेल्प करता है। फिर भी अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद भी ब्लड में रह जाता है, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो लीवर है वो फैट की फॉर्म में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट करा देता है। लेकिन जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है, तो बॉडी के ऑर्गन को तो हर वक्त ग्लूकोज की नीड होती है। जैसे अपना ब्रेन है, तो उसको हर वक्त ग्लूकोज जो है उसकी सप्लाई होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो फिर कुछ हार्मोन जो हैं उनका लेवल ब्लड में बढ़ता है। जैसे ग्लूकेगोन है जो पैनक्रियाज की अल्फा सेल से रिलीज होते हैं, एड्रिनल जो मेडुला वाला पार्ट है उससे जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, ये इन सबको जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, और ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। यहीं पर अपन लोग यहाँ पे उन्हीं हार्मोन से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बॉडी में जो फैट का रिजर्वोयर है उसको यूटिलाइज करते हुए, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हुए, अलग तरीके से ब्लड में उनको रिलीज करके और जो सेल्स हैं उन तक पहुँचाया जाए, और इस पे कैसे हार्मोन इस लेवल पे कंट्रोल करते हैं उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो टॉपिक है हार्मोन ट्रिगर मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड। स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड जो है टीएजी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये एडिपोज टिश्यू में होता है, एडिपोसाइट में। तो जैसे दो हार्मोन है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन या फिर ग्लूकेगोन, ऐसी कंडीशन में वर्क करते हैं। तो जब भी ब्लड में शुगर लेवल डाउन जाता है, तो इन हार्मोन की हेल्प से ये प्रोसेस होता है। तो देखें कि जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई हार्मोन है पर्टिकुलर, जैसे वो हार्मोन जो है वो ग्लूकेगोन भी हो सकता है, या वो हार्मोन एपिनेफ्रिन भी हो सकता है, ग्लूकेगोन या एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन जब भी अपने रिसेप्टर पे बाइंड अप होते हैं, क्योंकि ये जो दोनों ही हार्मोन हैं ये प्रोटीन नेचर के हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को, एडिपोसाइट की जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इन हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे है, और ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। इन रिसेप्टर पे जैसे ही हार्मोन जो है वो बाइंड अप होता है, तो आप लोग देखें कि जैसे ही ग्लूकेगोन या एपिनेफ्रिन अपने इस रिसेप्टर पे बाइंड अप होते हैं, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन है उस पर, तो इंट्रा सेलुलर जो डोमेन है हार्मोन की, वहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड अप है जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन। इस जी प्रोटीन के अंदर 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा सब यूनिट जो है उसके साथ जीडीपी कनेक्टेड है, और जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर पे बाइंड अप होता है, तो अंदर की तरफ सिग्नलिंग होती है, और अंदर की तरफ जो साइटोसोलिक डोमेन है उसमें हल्का सा कन्फर्मेशनल बदलाव आता है, और उससे जो जीडीपी है वो गामा और बीटा जो सब यूनिट है, मतलब अल्फा जो प्रोटीन है जीडीपी के साथ, वो गामा और बीटा से अलग हो जाती है, और उस पे जीटीपी की जगह जो है वो जीटीपी कनेक्ट हो जाता है। और ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो है आगे मूव करते हुए
एक मेम्ब्रेन एंजाइम की फॉर्म एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज को ये जी प्रोटीन अल्फा जो इसकी यूनिट है वो एक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर प्लस का मतलब है इसको एक्टिवेट करना। इस एक्टिवेशन के बाद में ये जो एडिनाइल साइक्लेज, एक्टिवेटेड एडिनाइल साइक्लेज, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज कर देता है। साइक्लिक एएमपी इज हेयर एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। तो साइक्लिक एएमपी क्या है? एक सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर। और ये साइक्लिक एएमपी जो है वो आगे चल के एक और इंट्रासेलुलर प्रोटीन और एक इनएक्टिव एंजाइम कह सकते हैं, प्रोटीन काइनेज ए। ये पीकेए क्या है? प्रोटीन काइनेज ए। ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के जो पाथवे में अलग अलग प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो उसी को ये एक्टिवेट, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट कर देता है। तो प्रोटीन काइनेज ए जैसे एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर वो दो एक्टिविटी करता है। अपन ने एक नंबर स्टेप की बात कर ली, दो नंबर स्टेप की बात कर ली। थर्ड स्टेप पे इंट्रासेलुलर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है। ये देखो, सेल के अंदर एक ऐसा लाइपेज है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, और जैसे हार्मोनल सिग्नलिंग होती है तो उस हार्मोनल सिग्नलिंग के इन्फ्लुएंस में ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होके अब आप लोग देखो ये पूरी एडिपोसाइट है, तो इसके साइटोप्लाज्म में लिपिड की ड्रॉपलेट्स वगैरह भी होती है, जहाँ पर टीएजी की फॉर्म में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती है। ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इस एक्टिवेटेड लाइपेज को इन ड्रॉपलेट के इंटीरियर में जाने के लिए सबसे पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो एडिपोसाइट के अंदर ये जो लिपिड की ड्रॉपलेट्स हैं, इनको बाहर से जो है वो फॉस्फोलिपिड की एक मोनोलेयर कवर करती है, और उस मोनोलेयर को भी बाहर की तरफ से एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पेरिलिपिन। पेरिलिपिन प्रोटीन जो है उसको कवर कर लेता है। इस पेरिलिपिन की वजह से बिना जरूरत के जो सेलुलर एडिपोसाइट के अंदर जो डिपोजिटेड फैट है उसको बिना नीड के यूज नहीं कर पाते हैं, और जब भी नीड होती है तो हार्मोनल सिग्नलिंग होती है, ऐसे में वो पेरिलिपिन वहां से हटता है और तब जाके उस फैट को हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। तो पेरिलिपिन को भी यहाँ से अलग करने के लिए प्रोटीन काइनेज ए एक्ट करता है। जिस तरीके से प्रोटीन काइनेज ए ने हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का फॉस्फोराइलेशन किया है, ये देखो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस हुई है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन अपनी जो सेल्स हैं उसमें मैक्सिमम जो इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सब जो है वो फॉस्फेट की वजह से हो पाती है, या तो किसी एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन हो या फिर उसका डीफॉस्फोराइलेशन हो। इससे वो चीज़ें जो है वो रेगुलेट रहती है। कोई एंजाइम फॉस्फोराइलेशन पे एक्टिवेट हो सकता है तो कोई अदर एंजाइम फॉस्फोराइलेशन पे इनएक्टिवेट हो सकता है। तो सेलुलर जो इंट्रासेलुलर जो प्रोसेस है उनके प्रॉपर रेगुलेशन के लिए फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, ये दोनों ही प्रोसेस जो क्या है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुआ, उसके साथ ही जो पेरिलिपिन है उसका भी फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो जैसे ही पेरिलिपिन का फॉस्फोराइलेशन हुआ तो उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आया, और वो देखना इस तरीके से इस फॉर्म में चेंज होगी। ऐसे में अंदर की तरफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज चला जाता है फैट ड्रॉपलेट के अंदर। ये फैट ड्रॉपलेट है, और वहां पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में जो एस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। आप लोगों ने अदर लाइपेज भी पढ़े हैं, जैसे लिंगुअल लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, पेनक्रेटिक लाइपेज है, इंटेस्टाइनल लाइपेज है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे वर्क करते हैं, कह सकते हैं कि जीआईटी जो उसकी डोमेन में। लेकिन कुछ सेलुलर लाइपेज भी होते हैं, जैसे एडिपोसाइट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, वो हार्मोनल सिग्नलिंग के बाद एक्टिवेट होकर के और जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं उनसे ग्लिसरॉल से फैटी एसिड को अलग कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 5 पे आप लोग देखें कि इन टीएजी से फैटी एसिड अलग होकर के कहाँ पे आ गए? एडिपोसाइट के साइटोप्लाज्म में। अब एडिपोसाइट से ये जो फैटी एसिड हैं वो एंट्री कर जाते हैं किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम में। ये देखो ब्लड स्ट्रीम में ये आ गए हैं। अब ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें आपको पता है प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है, और वाटर पोलर नेचर का है और फैटी एसिड तो नॉन पोलर है। तो पोलर एनवायरनमेंट में नॉन पोलर फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए
एक कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में फिर कैसे एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। तो वहाँ पे उस फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन। आप लोग जानते हो कि ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन कुछ प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूलिन जो है वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन में इन्वॉल्व है ब्लड के। इसके अलावा वो फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल है, लिवर बनाता है। ग्लोबुलिन में अल्फा बीटा गामा 3 टाइप का होता है, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन जो है, सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो इस फैटी एसिड से कनेक्ट होकर के और फिर उसका ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसे ही ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर होता हुआ फैटी एसिड मायोसाइट के पास आता है। मायोसाइट ये मसल सेल है, मसल सेल ऑफ स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। तो वहां पे आने के बाद में ये जो एल्ब्यूमिन है इस फैटी एसिड को फ्री कर देता है। फिर मायोसाइट जो मसल सेल, वो कार्डियक या स्केलेटल मसल की हो सकती है, तो वहाँ पे उनकी मेम्ब्रेन पे एक फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर होता है। और अपन लोग जानते हैं कि जनरली अपन ये पढ़ते हैं कि फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर एंट्री कर जाता है। फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है या हाइड्रोफोबिक है, तो सेल मेम्ब्रेन इनको रोकती नहीं। लेकिन अभी के रिसर्च से ये भी पता लगे कि कुछ बड़े लॉन्ग चेन फैटी एसिड को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर हेल्प करते हैं। तो इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो मायोसाइट के मतलब साइटोप्लाज्म में एंट्री कर जाते हैं। अब मायोसाइट के साइटोप्लाज्म में आते ही जो फैटी एसिड है उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान भी जो है कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करते हैं। और इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन के बाद सेकेंड स्टेप में वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करके टीसीए साइकिल के थ्रू पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन, टीसीए साइकिल, इस दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से और वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू चेंज कर दिया जाता है किसके अंदर, एटीपी के अंदर, है ना। ये भी अलग से टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे। और इस दौरान CO2 भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो कुछ हार्मोन जो ब्लड में बढ़ते हैं और वो ग्लाइकोजन के साथ साथ ये एपिनेफ्रिन मान लो है, तो एपिनेफ्रिन लिवर की सेल पे ऐसे रिसेप्टर पे जुड़ के ऐसे सिग्नलिंग करा करके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है और वो ग्लाइकोजन का फॉस्फोराइलेशन कर देती है, जिससे ग्लूकोज फ्री होकर के ब्लड में रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर वो ग्लाइकोजन नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है उन पर भी हार्मोन इस तरीके से एक्ट करते हुए उनके अंदर जो TAG है उससे फैटी एसिड को ब्लड में फ्री करा देगा और वो फैटी एसिड सेल अपटेक कर लेंगे, जहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन होके ATP प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो फैट है TAG, उससे 90% जो एनर्जी है वो फैटी एसिड जो है ये पार्ट लिबरेट करता है। इनके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। 5% जो एनर्जी है वो ग्लिसरॉल भी प्रोड्यूस कर सकता है और करता भी है। उस ग्लिसरॉल को जो है वो मेटाबॉलिक पाथ में, ग्लाइकोलाइटिक पाथ में ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंजाइमेटिक प्रोसेस से वो एंट्री कर जाता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो TAG में मैक्सिमम जो एनर्जी है वो फैटी एसिड देते हैं 95% और 5% एनर्जी को देता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया है जिसमें हार्मोन ट्रिगर मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड TAG का हुआ है फैटी एसिड की फॉर्म में। कहाँ तक? एक्टिवेटिंग जो मसल्स हैं जो वर्कआउट कर रही हैं उन तक, ठीक है। और कब? जब ब्लड में शुगर लेवल डाउन चला जाता है।